हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन का। बीपीएससी को इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है, उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन देता है। देखते हैं कि इसमें से आधुनिक भारत में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, किनको फोकस करना है। जैसे आधुनिक भारत का पहला चैप्टर देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वराज्य कैसे बने, इसके बारे में डिस्कस करना है। सेकंड चैप्टर होगा भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोप कब आ रहे हैं और कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे हैं, कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसके सारे कंडीशन को देखना पड़ेगा। इसमें यूरोपीय जैसे पुर्तगाल कैसे आ रहे हैं, अंग्रेज़ कैसे आ रहे हैं, डच कैसे आ रहे हैं, हॉलैंड कैसे आ रहे हैं, ये सारे कंपनियों के बारे में, उसके आगमन के बारे में जानना है इस चैप्टर में। अंग्रेज़ों की भारत विजय, और ये नेक्स्ट चैप्टर कह रहा है अंग्रेज़ जो आए, अब ये इस प्रोसेस में भारत को ये सारे अपने हिस्सों में कुछ कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करता है। तो पूरे कैसे टेरिटरी को ये जीत लेते हैं, भारत में कैसे कब्जा करने लगते हैं। नेक्स्ट को चैप्टर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। बस वही विजय करना और शक्ति का विस्तार करना, विजय करते जाते हैं, अपने पावर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में इस बात को डिस्कस होगा कि भारत में अंग्रेज शक्ति का विस्तार किस तरह कर रहे हैं। और एक नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव, किस प्रकार के वो टैक्स लगा रहे हैं और भारत पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये चैप्टर बताएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं 1857 का विद्रोह। बीपीएससी इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा है 1857 का विद्रोह से। बीपीएससी से इस विद्रोह से बहुत लगाव है। 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कहा था वीर सावरकर ने। वीर सावरकर जो है अभिनव भारत की स्थापना किया था। सबसे पहले स्वतंत्रता 1857 का विद्रोह को इन्होंने किया था, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली थी। अब ये बीपीएससी का नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा प्रमुख भारतीय विद्रोह। ये बीपीएससी से बहुत लगाव, जैसे बंगाल का जो विद्रोह हो रहा है, अलग अलग हमारे पार्ट में भारत का जो विद्रोह हो रहा है, अभी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। घटना चक्र का एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे, जितने भी बीपीएससी के सारे क्वेश्चन आए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्म हो रहा है, इसमें कौन कौन से, जैसे राजा राम मोहन राय हैं और विवेकानंद है, आर्य समाज का जो भी स्थापना करने वाले हैं, दयानंद सरस्वती है, इन सब का इसमें कंट्रीब्यूशन देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। पॉलिटिकल कैसे चेतना विकास हो रही है, इसके बारे में इस चैप्टर में देखा जाएगा। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, ये भी कांग्रेस तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। एयू ह्यूम के द्वारा आयरलैंड के एक अवैतनिक सैनिक हैं या जो कुछ भी है, मतलब अवैतनिक पद पर हैं। इसके पहले से पहले कांग्रेस के बनने से पहले कुछ संस्थाएं बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, उनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेगा। देखिएगा अभी हाल में बिहार शिक्षक का जो टीचर का एग्ज़ाम आया, उसमें से ये टॉपिक दे दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन पूछेंगे। क्या पूछेंगे अभी आपको दिखाएंगे कट उसके सिलेबस का। और बीपीएससी पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो पूछेंगे, ये 1885 से 1947 के बीच। देखिए इसको समझने के लिए, इस राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए उन सारे चैप्टर को जो हमने पहले बताया देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांग्रेस की स्थापना कर रहा है और आज़ादी तक लेकर जा रहा है आधुनिक भारत। लेकिन आधुनिक भारत इससे समझने से पहले आपको लिंक करना पड़ेगा पीछे पीछे चैप्टर, जैसे कांग्रेस कैसे आ रहे हैं, कांग्रेस स्थापना कैसे करें, कांग्रेस का शक्ति का विस्तार किस तरह हो रहा है, तो इस जानने से पहले इसको समझना पड़ेगा। फिर देखिएगा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। बीपीएससी इससे भी बहुत क्वेश्चन देती है। नेक्स्ट चैप्टर है भारत में संवैधानिक विकास। ये थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटी से रिलेटेड हो गया, राज्य व्यवस्था से। भारत में संविधान किस तरह बनता है और सारे जितने भी लीडर्स हैं उसकी क्या भागीदारी होती है। और मिसलेनियस होंगे कुछ चैप्टर के बारे में। तो आपको हम एक रफ आइडिया देते हैं, इन सारे चैप्टर में से आपको कुछ ही चैप्टर को कंप्लीट करना है। आइए बीपीएससी के सिलेबस के थ्रू कहाँ लिखा है कि वो आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछेगा, हम आपको दिखा दें। देखिए बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, इनमें देखिएगा ये वाला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए उससे टॉपिक से हिस्ट्री से पूछेंगे। तो ये आंदोलन कहाँ पे, मिडिवल में नहीं होगा, तो ये कहाँ पे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में होंगे, आधुनिक भारत में होंगे। अब देखिए ये मिडिल स्कूल के टीचर, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए क्या होंगे। इसमें भी एक पेपर तो होता है सब्जेक्ट का पेपर, इधर भाग 2 में लिखा हुआ है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री का टॉपिक बनता है। देखिएगा
उच्च माध्यमिक विद्यालय में, इसमें भी से बीपीएससी ने अपना सिलेबस दिया है कि ये पूछ रहे हैं कि ये हम राष्ट्रीय आंदोलन जो है, लास्ट में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और भूगोल शामिल है, तो ये आंदोलन से बीपीएससी क्वेश्चन देगा। दोस्तों साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आधुनिक भारत जो हम लोग घटना चक्र का एमसीक्यू, जितने भी बीपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाल का पहला वायसराय डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? तो पुर्तगाल के उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो हुए हैं अल्मीडा हुए हैं, इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही है। देखिएगा, भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी में इसका आगमन होता है। वो 1505 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। 1509 में टर्की, गुजरात, मिस्र का संयुक्त सेना को पराजित द्वीप पर अधिकार कर लेते हैं, दमन द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाल हिंद महासागर में सबसे अधिक पावरफुल शक्तिशाली हो जाते हैं। उसमें अंजदीव में बनाया गया पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार कई समस्या का भी ये समाधान करते हैं। तो बस याद रखना है कि पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय अल्मीडा है। मीडा को ऑप्शन सी पुर्तगाल से रिलेटेड है उसका वायसराय। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी में डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, दूसरा फ्रांसीसी, थर्ड ऑप्शन पुर्तगाली, अंग्रेज़। तो फ्रांसीसी नहीं, ये जो हुगली के नदी के किनारे पुर्तगाली बैठे हुए थे, तो पुर्तगाली ही डकैती करते थे इनडायरेक्टली दूसरे पर। देखिएगा, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता था। ये हुगली कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जहांगीर बादशाह जो है किसे खान? ऑप्शन ए हाकिन्स, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाकिन्स को जहांगीर ने हाकिन्स को खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि देते हैं? ये खान की उपाधि। आपको बता दें, हाकिन्स जो है ये अंग्रेज़ हैं और ये जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। हाकिन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और व्यापारी भी था। वो बादशाह जहांगीर के इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वो आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की, यानी वो जहांगीर से मिलते हैं। जहांगीर ने हाकिन्स को 400 का मनसा फिरंगी दिया तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी। जहांगीर हाकिन्स से बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए वो इंग्लिश खान की टाइटल उसको दे देते हैं, क्योंकि वो तो फैक्ट्री खोलने के लिए या कुछ परमिशन मांगने के लिए आया था, लेकिन जहांगीर ने मना ही कर दिया होगा और खान की उपाधि से थोड़ा सा लबालब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पहली देखिए, अंग्रेज़ ब्रिटेन के लोग गोवा में, बंगाल में, आराकोट में, सूरत में। तो अंग्रेज़ 1612 में सबसे पहले सूरत में, गुजरात के सूरत में अपना कोठी की फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। कैप्टन विलियम हाकिन्स सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा। सूरत में फैक्ट्री की स्थापना अनुमति पाने से सफल नहीं रहा। फिर 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद डी मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचते हैं और गवर्नर से वहां व्यापार की अनुमति पाने में सफल हो जाता है। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार को निरस्त कर देता है। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेज़ों ने सूरत की अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो अब देखिए, पहले जो हाकिन्स आया था तब नहीं दिया था, लेकिन बाद में परमिशन जहांगीर दे देते हैं, एक फरमान जारी करते हैं और सूरत में फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति दे देते हैं। यहाँ से अंग्रेज़ों ने व्यापार को दूसरे भागों से फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद भी फैल गया, बुरहानपुर भी, अजमेर भी तथा आगरा के सहयोगी फैक्ट्रियाँ भी स्थापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो आए थे? हाकिन्स दो आए थे जहांगीर के काल में, तो थॉमस रो भी आएंगे जहांगीर के शासनकाल में। इसका देख लें क्या कहता है। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था कि 1615 में सूरत पहुंचता है और 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डच इंडिया कंपनी ने
किस वर्ष फैक्ट्री पटना में स्थापित करती है? तो पटना में डच इंडिया कंपनी 1632 में, ऑप्शन बी सही है। हम इसका 65th का बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक बीपीएससी में, और उस एमसीक्यू के फॉर्म में इम्तियाज़ हुसैन का सारा एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का हम अपने चैनल में अपलोड किए हैं। जो नहीं देखें वो देख लें, एक रफ आइडिया मिलेगा बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार से किस टाइप का क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बिहार से हुआ, पटना बिहार में है, तो बिहार से क्वेश्चन पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आप लोग जाके देख लें, एक रफ आइडिया मिलेगा और सारे क्वेश्चन और लिख भी लें, नोट भी कर लें। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट कहता है गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना होती, या बात याद रखेंगे। हमें प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका, किंतु बिहार के लोक सेवा आयोग ने ये प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर 1632 है। ये बोल रहा है घटना चक्र के हमें इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने बीपीएससी ने आंसर 1632 दिया, सही है। इम्तियाज हुसैन भी बताते हैं कि डच फैक्ट्री जो है 1632 इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेज और फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। देखिएगा, कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन डी सही है, इनके बीच प्रतिद्वंद्विता हो रही थी और जहाज़ों का अधिग्रहण हो रहा था। कर्नाटक का जो पहला युद्ध है 1646 से 1648 के बीच ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध था। ऑस्ट्रेलिया के नहीं, जो 1740 में तो शुरू होता, आरंभ होता, इसका विस्तार था। गिरफ्तार सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज़ और फ्रांसीसी में 1646 में युद्ध प्रारंभ हो गया, और कैप्टन जो है अंग्रेज़ का कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेता है। फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार लेता है अंग्रेज़ के द्वारा, पहले से नीति है। तो यही जो अधिकार कर लेता है ये तात्कालिक कारण होता है, अंग्रेज़ फ्रांसीसी जहाज़ों पर आक्रमण कर देता है। तो प्रथम कर्नाटक के युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदियार नदी पर सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर जाता है। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि यूरोप से ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित था, समाप्त था। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है, इस बात को याद करेंगे। कभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देगा, जो कर्नाटक का जो फर्स्ट युद्ध हुआ 1946 से लेकर 1948 के बीच, किस युद्ध के लिए जाना जाएगा, याद रखा जाएगा? तो सेंट थोमे का युद्ध। क्यों? इस सेंट थोमे के स्थान पर नवाब के 10,000 सैनिकों को फ्रांसीसियों ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडी वाश का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके बीच लड़ा गया? तो अभी तो आए हैं अंग्रेज और फ्रांस, तो ऑप्शन में कहाँ पे फ्रांस सही होगा। इस टाइम में अंग्रेज और फ्रांस के बीच खूब लड़ाई हो रही है, खूब युद्ध चल रहे हैं। देखिएगा, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही क्रम, तो अंबर का युद्ध याद रखेंगे। 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं के अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या भी कर दी जाती है, और मुजफ्फर जंग जो है दक्कन का सूबेदार बना दिया जाता है। इस उपलक्ष्य में उसने अपनी गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है, उसको सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए जाते हैं, इस खुशी में वो दे भी देते हैं। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी जाती है। प्लासी का युद्ध आप जानते हैं 1757 में अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वांडीवाश का युद्ध तो 1760 में, ये ऑप्शन में ही है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा जाता है। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे, फ्रांसीसी की सेना का, इसको क्वेश्चन को पूछेगा कि वांडीवाश का युद्ध में अंग्रेज का जो नेतृत्व लीडर था आयरकूट था, फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लाली था, फ्रांसीसी का जो नेतृत्व कर रहे थे। अब बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। मीर कासिम अवध के नवाब होते हैं, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट, 3 आदमी इधर से लड़ रहे हैं बक्सर के युद्ध में, और द्वितीय सेना दूसरा अंग्रेजों के मध्य हो रहा था। तो यह युद्ध विजयी रहे, अंग्रेज इसमें जीत गए थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का, इस बात करें, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? अंग्रेज़ों का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी 1757 में कि कौन राज करेगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? स्वाली एक स्थान है, ये कौन है? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो,
जोशिया चाइल्ड। ऑप्शन बी सही है, थॉमस बेस्ट ने स्वाली को हराया, स्वाली स्थान पर हराया। अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट से। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की भी स्थापना की जाती है। यहाँ अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को एक देश के दूसरे देशों में फैलाया। यहाँ शीघ्र अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और फैक्ट्री में भी स्थापना कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, मद्रास या बंगाल। उस टाइम में शोरा की जो प्राप्ति होती थी यूरोप वासियों को, तो बिहार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए सही है। ये इम्तियाज़ अहमद में भी दिया हुआ, जिसका हमने पूरा डिस्कशन मॉडर्न हिस्ट्री का हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप देख लीजिए। अभी शोरा का उत्पादन में अफ़गानिस्तान में उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, वो प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन, अफीम हो या शोरा हो, बिहारी उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होती है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त करता है। अहमद रज़ा खान, मोहम्मद रज़ा खान, शिताब राय। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि दुर्लभ राय, तो सैयद हुसैन। तो देखिएगा, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता तथा उसे इलाहाबाद में रख दिया जाता है। शाह आलम ने 12 अगस्त को फरमान भी कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया जाता है, जिसके बदले में उसको 26 लाख रुपया निजी जो देता है उसको, उसके बदले में 26 लाख रुपया देता है। निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देता है। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेती है और न ही उसके पास ऐसी रखती है। तो कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए उप दीवान मुर्शिद को बनाया था, मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रज़ा खान को बताया था, तथा बिहार के लिए शिताब राय। तो बिहार से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। बिहार में कौन थे, शिताब राय, और बंगाल में मोहम्मद रज़ा को नवाब बना देते हैं, नियुक्ति करते हैं। मोहम्मद रज़ा खान उप नवाब के रूप में भी कार्य करते हैं। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, लेकिन उसका उत्तरदायित्व कंपनी के हाथों में था। दीवान नवाब और उप नवाब बनाते हैं, उप नवाब मोहम्मद रज़ा और नवाब, बंगाल का नवाब मोहम्मद रज़ा और बिहार के लिए शिताब राय बना देते हैं। बाद में मोहम्मद रज़ा खान को उप नवाब भी बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में, शाह आलम कब एक फरमान जारी करता है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में होती है। ये ऑप्शन ए ही सही है। देखिएगा, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है 1765 में 12 अगस्त, इतना को एक फरमान जारी कर दिया जाता है। उसको कंपनी 26 लाख रुपया के रूप में एक नगद कुछ रुपया देता है, उसके बाद 53 लाख के रूप में निजामत व्यय के लिए दिया जाता है, जिससे वो अपना टेरिटरी देने के लिए तैयार हो जाता है फरमान के थ्रू। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है कि मुगल बादशाह शाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक, तो पेशावर से वाराणसी तक। इसका ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली से। इसका ऑप्शन घटना चक्र ने कुछ नहीं दिया है, दिल्ली से पालम तक। तो देखिएगा, बहादुर शाह जफ़र के बारे में क्या जाता था। आइए कुछ देखें घटना चक्र क्या कहता है। बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं, बल्कि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उसका जो सल्तनत था दिल्ली से पालम तक था। अर्थात शाह आलम के काल में मुग़ल साम्राज्य सिकुड़ती सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, इन्हें डिलीट कर दिया है। यह शाह आलम द्वितीय के बारे में, बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं है, ऐसा कथन स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाती है, श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में, कोयम्बटूर में। ऑप्शन ए सही है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की, हैदर अली के साथ, डुप्ले के साथ, टीपू सुल्तान के साथ या नंदराज के साथ। तो टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी सही है। तृतीय अंगल मैसूर होता है, इंडिया
और मैसूर के बीच, एंग्लो मतलब ब्रिटेन और मैसूर के बीच के युद्ध को क्या बोलते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध। ये तीसरा था 1790 से 92। 1784 के बीच भी, 80 से 84 के बीच भी चला है। तो देखिएगा 1790 से 92 के बीच तीसरा आंग्ल मैसूर का युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है 1792 में, तब तो ख़त्म हो जाता है युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज़ की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर के टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/12 भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही यह युद्ध हर्जाने के रूप में, टीपू सुल्तान को हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये अंग्रेज़ों को देना पड़े थे उस टाइम में। बताइए 3 करोड़ रुपया। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल थी कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में ही रहेंगे। कार्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बनाया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। कार्नवालिस ये स्टेटमेंट देते हैं। कार्नवालिस से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन में बीएससी कोई तय करता है, अस्थायी बंदोबस्त किसने किया है? इन्होंने कार्नवालिस नहीं किया है। ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा होता है? तो लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन सलीमन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। तो ठगों का उन्मूलन किया है कैप्टन सलीमन। लॉर्ड क्लाइव देखिए ये कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध, 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध में था। हेक्टर मुंडे थे 1764 का बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ठग कौन होते थे? ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित होते थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। पराये अपने शिकार पर सिर काटकर देवी के चरणों में बलि चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसकी प्रकार लिखी होती है। जिस प्रकार वो काट देते हैं तो उसका मतलब समझते हैं उसका मृत्यु वैसे ही है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। तो ये बेंटिक हैं जो गवर्नर, कैप्टन सलीमैन को ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने कार्रवाई करते हैं। उसने लगभग 1500 ठग को बंदी बना लिया था कैप्टन सलीमैन ने। अनेक ठगों को फांसी भी दे दिया गया तथा शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो जाता है। नेक्स्ट देते हैं, बंगाल में द्वितीय शासन प्रणाली किसके द्वारा होता है? डुअल लॉ, 2 कानून पारित होता है। वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी सही है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वितीय शासन प्रणाली के लागू करता है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में होता है, जिसमें 26 लाख रुपया उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन प्रणाली का जनक कौन कहता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुंडो, लॉर्ड मैकाले, सर विलियम कॉर्टिस। ऑप्शन डी सही है, द्वैत शासन का जनक सर हेक्टर लियोनिल कार्टिस के जनक माने जाते हैं द्वैत शासन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? डलहौजी का ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड डलहौजी। देखिएगा भारत में रेल का निर्माण प्रथम प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। प्रथम रेल लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेल लाइन जो है 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा, वर्ग युद्ध की समाप्ति। तो मुंगेर का जो बरहिया ताल विरोध था ये बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। देखिएगा मुंगेर के बरहिया ताल के विरोध के मुख्य उद्देश्य बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा एवं मुकेश के एक नेता हैं, किसान नेता, उन्हीं के। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन से कैनिंग कौसे कैनिंग। 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा। अच्छा बताइए कौन ऐसे नेता है, नेतृत्व है, लीडर हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन बताया, स्वतंत्रता आंदोलन बताया? तो ये था, हम आपको पहले भी बता दिए हैं, वीर सावरकर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। इसकी जो कार्यकाल है 1856 से 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतरिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस चलते एनफील्ड राइफल कब शामिल की? चर्बी वाला कारतूस आप जानते हैं, इसी के चलते तो 1857 का विद्रोह होता है। तो ये ऑप्शन 1856 है, नवंबर, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। ऑप्शन बी सही है,
दिसंबर 1857। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन ये जो इंट्रोड्यूस करता है न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग पर निश्चित किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बनी चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता किसने, कौन सा नेतृत्व का बिहार का, तो वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी सही है। कहाँ के नेता थे, तो जगदीशपुर के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी सही है। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जगदीशपुर किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में विप्लव में क्रांतिकारी नेतृत्व का, ऑप्शन ए सही है वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 के बाद 28 नंबर। कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के, रामपुर के, तो जगदीशपुर ऑप्शन सी सही है। कुंवर सिंह वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के नेता थे। बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाल लेते हैं। जगदीशपुर में उन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि जो वीर कुंवर सिंह इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो याद रखेंगे 1858 में 26 अप्रैल के। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है, सिंह ऑफ बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं, ग्वालियर नहीं, जगदीशपुर बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, आरा से, पटना से, बेतिया से, वाराणसी से, ऑप्शन ए सही है। वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक छावनी में 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंच जाते हैं। यहाँ वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व को, मतलब आंदोलन का नेतृत्व को स्वीकार करते हैं कि इन्होंने नेतृत्व करेंगे। ये प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है। कहाँ से, क्योंकि उस टाइम विवाद हो गया था इस क्वेश्चन पर, तो ये बोल रहे थे कि ये मानसिक रूप से कहीं लड़ रहे हैं और शारीरिक रूप से कहीं और लड़ रहे हैं। तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से ही फाइट किए थे, आरा के आसपास है। कहता है बिहार में किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, ऑप्शन ए नाना साहेब, बिहार के नहीं है। बेगम हजरत महल, ये भी नहीं होगा। मौलवी अहमदुल्ला, ये भी नहीं है। दिल्ली बेगम जीनत महल, ये भी नहीं। तो बिहार से तो हम आपको पहले से बता रहे, तो जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह है, तो वीर कुंवर सिंह ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाना साहेब है जो कानपुर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, हैदर अली, राजपूत सिंह कुंवर, जुधार सिंह, कुशल सिंह। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता हैं राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन बी सही है। पटना के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनियों की नीतियों के कारण थोड़ा छिन जाती है। उन्हें भी अपने रोष का अभिव्यक्ति विद्रोह में व्यक्त करते हैं। लास्ट ऑप्शन था विद्रोह ही करना। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कान था रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर, तो ऑप्शन डी सही है। देखिए 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक 1857 का केंद्र कौन था, जगदीशपुर, जहाँ के नेता वीर कुंवर सिंह है, बिहार के सिंह कहे जाते हैं। जगदीशपुर राजा थे, कौन राजा थे, नाना सिंह, ये तो कानपुर से थे। बिहार में जगदीशपुर है। तात्या टोपे, ये भी नहीं होगा, इसका सैनिक था। लक्ष्मीबाई, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी है वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के राजा थे, बिहार का सिंह कहा जाता है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व किस प्रांत से किया, पंजाब से, बंगाल से, बिहार से। तो वीर कुंवर सिंह का रिलेशन बिहार से है। इन्होंने जगदीशपुर आरा से 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, 1800, खान बहादुर, ये नहीं किए। कुंवर सिंह, हाँ कुंवर सिंह ने 1857 में बिहार के नेता थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देखिए कितना बार रिपीटेशन है, वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 1857 में अंग्रेजों ने का सबसे दुश्मन था कौन, कट्टर दुश्मन, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना खैराबादा या नवाब लियाकत अली। लियाकत अली से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, नवाब नहीं, सिर्फ लियाकत अली वित्त मंत्री थे। ऑप्शन ए सही होगा। अहमदुल्ला जो थे ये अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था। कहा जाता है कि मौलवी अहमदुल्ला ने
फैज़ाबाद में विद्रोह को अपने नेतृत्व में फैज़ाबाद का नेतृत्व किया। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। वह फैज़ाबाद में आकर थोड़ा बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म के लोगों को आह्वान करते हुए कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाएं। काफिर किसको बोल रहे हैं? अंग्रेज़ों को। खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खरीदो, क्योंकि उसको समझ में आ गया था अंग्रेज़ यहाँ पे कुछ लूट पुट करने आ रहा है। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा था, अदम्य साहस गुण और परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। विद्रोह में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए लगभग ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोग, गालिब, इकबाल। तो देखिएगा, इसका जो जन्म होता है 1857 के आसपास होता है, गालिब का। इसलिए उसको कहा जाता है, बीपीएससी क्वेश्चन बनाया कि किस कवि ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए, ईसाई धर्म फैलाने का, तो ये कारण थे। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना, ये भी थे। भत्ते की रोकथाम, ये भी थे। ये कारण नहीं थे। अधिकारियों की अक्षमता, ऐसा कारण कुछ नहीं देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर में है, निम्नलिखित में वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेतीहार मजदूर, इसको तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज परेशान कर रहे थे, तो भाग लिए थे। साहूकार ने भाग नहीं लिए थे। और जमींदार भी भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन डी सही है। कृषक तो भाग लिए थे, क्योंकि 1800 इसको तो बहुत ज़्यादा ज़मीन किसी की छिड़ गई थी, किसी का ज़मीन, तो इसको प्रॉब्लम होता था। खेतीहार मजदूर और कृषक, क्योंकि कृषक दोनों और खेतीहार मजदूर के बीच रिलेशन होता है। ये देखिए क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में बहुत बड़े क्षेत्रों में फैल गया था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी लोगों को भारतीय समाज की सभी वर्गों तक ये पहुंचा दिया था। नवाब का पटियाला वगैरह में ये विद्रोह वगैरह हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अब आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए ही सही है। ये देख लेंगे, सारे ऑप्शन गलत हैं। कहता है कि 1857 में डुमराव, दरभंगा और हटवा के महाराजा ने उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेज़ों की मदद की, पैसे से नहीं। अगर मदद करेगा तो पैसा क्यों नहीं देगा? तो ये स्टेटमेंट गलत है। दरभंगा, डुमराव और महाराजा ने जमींदारों ने पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की, आदमियों से नहीं, ये भी गलत है। पैसे से भी और आदमी से भी उन्होंने हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेज़ों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। धन भी दिया था और जन भी। अंग्रेज़ों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव और हटवा के जमींदार थे। 1857 के विद्रोह के नेता बताइए। 1857 के विद्रोह में कौन सा अप्रभावित रहा? इन्होंने भाग नहीं लिया। दानापुर, देखिएगा, दानापुर तो भाग था। इन्होंने दानापुर के कैंट की छावनी से सैनिक भाग लिए थे। पटना में भी हो रहा था। आरा का जगदीशपुर का नेता मुजफ्फरपुर में भी थे। लेकिन मुंगेर के बारे में कहा जाता था ये क्षेत्र अप्रभावित रहा। इन्होंने एक्टिव 1857 के विद्रोह में नहीं दिखाई। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद विद्रोह प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध विद्रोही कम रहे। वहीं कहता उन्होंने सिपाही विद्रोह को समर्थन किया। 1857 में लखनऊ से किसके नेतृत्व? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो बेगम ऑफ अवध जो है 1857 का विद्रोह लखनऊ जो है, लखनऊ का नेतृत्व करते हैं। लखनऊ अवध में 30 मई 1857 का विद्रोह होता है। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अपने अल्पवयस्क पुत्र कादिर नवाब घोषित कर दिया जाता है। 1858 में कैंपवेल ने यह विद्रोह समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लेता है, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है और नेपाल भाग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह किस कारण असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और गैर संगठन की कमी, इससे प्रभावित क्षेत्र में, यानी कोई योजना नहीं था। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि लोग लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, कोई एक प्लान नहीं था किस तरह से लड़ा जाए। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब लड़ रहे थे इधर उधर, सब अपना टेरिटरी बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कथन स्टेटमेंट से क्वेश्चन और रीजन से, कारण से क्वेश्चन पूछा है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सरकार ने, कहता है, स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा।
1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे हम लोग भारत, इसका रीज़न है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिक महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों सही है, सत्य है इसका और स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि उन्होंने सब अपना टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे। जैसे बहादुर शाह जफर कुछ नेता आए थे तो उन्होंने उसका साथ नहीं दिया गया। सुनिएगा कुछ, 1857 के विद्रोह मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारतीय के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर तथा हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि संधियां भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। कैनिंग ने कहा था, क्योंकि 1857 में विद्रोह कर जो अंग्रेज़ का लीडरशिप कर रहे थे, वायसराय थे, कैनिंग थे, कि यदि संधियां भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे यानी कि बिस्तर गोल करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? महारानी विक्टोरिया, नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859 में। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में, ताज का शासन 1 नवंबर 1858 को ही घोषणा करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है, पहले सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 1857 की क्रांति दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा करते, क्योंकि वो समझ गए थे अगर इससे बड़ा आंदोलन हुआ तो भारत जो है बहुत जल्द स्वतंत्र हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी जो है विक्टोरिया रानी के अधीन लेते आया कंपनी को भी, और भारत में कुछ ऐसे। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन समाप्त कर देते हैं और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। एक भारत मंत्री या सचिव 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की जाती है। गवर्नर जनरल कैनिंग को ही भारत का वायसराय बना दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े आंदोलन को ये लीडरशिप कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, उत्तर बिहार के ब्राह्मण क्षेत्र से, पूर्व बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र से, गोरखा एवं सिख पंजाबी प्रांत से। बिल्कुल सही, ब्रिटिश सरकार ने गोरखा को, सिख और पंजाब प्रांतों से सिपाहियों को चयन करना शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख एवं पंजाब के प्रांतों से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि बंगाल और बिहार के जो भी सैनिक थे विद्रोह को भड़का दिया गया था। तो ब्रिटिश को लगा कि अगर इसको फिर सिलेक्शन करेंगे तो और विद्रोह कर देगा। याद है बंगाल जो दानापुर है बिहार का, वहाँ के सैनिक छावनी से सैनिकों ने ही बैरक तोड़ करके जगदीशपुर के नेता वीर कुंवर सिंह को नेता बोलने लगे और ब्रिटिश को इस पर चुभ गया। विद्रोह के समय बंगाल सेना 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन करता है, और जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था, इसलिए गोरखा, अंग्रेज, नेपाल वगैरह से सैनिक को लाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा देते? देखिए इस टाइप का, तो कोई अंग्रेजी होगा, 57 जैसा विद्रोह को षड्यंत्र कौन बोल सकता है? जेम्स आउटरम और टेलर, या सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। ये सर जेम्स आउटरम एंड टेलर 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा देते हैं। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 का विद्रोह को हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र बताते हैं। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया है। जॉन लॉरेंस सील के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस जो है ये कहता है 1857 का विद्रोह सिर्फ सेना लड़ रही थी, सैनिक का विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित, यानी देशभक्ति इसमें कुछ नहीं थी, और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। तो ये इसीलिए भी क्या कर रहे हैं, एक स्वार्थ के लिए लड़ा गया था, जिसमें कोई ना तो अस्थायी नेतृत्व है और न कोई समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थागत सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। सारा कमेंट कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। तो वीर सावरकर है, इन्होंने ही
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को कहे। इन्होंने संबोधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, वीर सावरकर जो है इसके बारे में सुन लीजिए। द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। जो वीर सावरकर है, इन्होंने एक संस्था स्थापना किया जिसका नाम है अभिनव भारत। अभिनव भारत। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित हैं? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन आयोग। तो ये ऑप्शन 20 सही है। पील आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए कि 1857 का विद्रोह का जब दमन हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज का नव गठन कर देता है। पील आयोग इस गठन की जिम्मेदारी लेती है, जिसमें सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। इसमें विभाजन फूट डालो, राजनीति करो। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व थी 45,000 थी, अब 65,000 कर दी, उसकी सैनिक बढ़ा दिया गया। और भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी। 2 लाख की जगह पर 1 लाख कर दिया, 38,000 की जगह 40,000 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिक, भारतीय सैनिक, यूरोपीय 1 होते थे तो और भारतीय 2 मरने के लिए छोड़ दिया। और जबकि मद्रास में सैनिक 1 होते थे, भारत 3 अनुपात में, जबकि मद्रास और बम्बई में 1:3 के अनुपात में रखा गया। नील विद्रोह किससे संबंधित है? देखिए, विद्रोह से क्वेश्चन पूछा, आंदोलन से क्वेश्चन पूछा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाहते थे, अगर खेती करना चाहेंगे ज़बरदस्ती रोका क्यों जाएगा? नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। तो नील की खेती हरे झंडों के विद्रोह के, तो ये ऑप्शन सी सुइटेबल है। ऑप्शन सी सही होगा। आप देखते हैं कि हाँ, सी सही है। तो देखिएगा, 1859 और 60 के में बंगाल में नादिया जिले में गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध एक आंदोलन होता है। ये नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी पर था, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान के मालिक पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस फोर्स के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पत्र पर देखिए, नील विद्रोह पर एक मित्र दीनबंधु ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है नील दर्पण। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो अभी बताइए, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 क्वेश्चन। 54 में कहता वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किसान स्वयं भूमि, तो बताइए, जमींदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, माहलवारी प्रथा या दहसाला प्रथा? किसान जमीन का स्वयं मालिक होगा। ऑप्शन बी सही है, रैयतवारी व्यवस्था। अच्छा बताइए, रैयतवारी व्यवस्था कौन सा गवर्नर के काल में आया? हम ऑप्शन 2 देते हैं, कॉर्नवालिस या हेक्टर मुनरो। देखिएगा, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वामी खुद होता था, भूमि का मालिक होता था और सरकार भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। पागल पंथ की स्थापना किसने की? करमशाह। तो करमशाह ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों टीनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराइजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ऑप्शन बी। दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी? फराइजी थे। ऑप्शन ए सही है, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराइजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा एक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इतना बात रखेंगे, फराइजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, हाजी शरीयतुल्लाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह। तभी अब बताएं, हाजी शरीयतुल्लाह ही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कू का आंदोलन किसने गठित किया? तो कू का आंदोलन गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु राम सिंह, ऑप्शन सी सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में होता है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1875 के दक्कन का विद्रोह 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विद्रोह। ऑप्शन बी सही है, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? न्यायमूर्ति राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र में किसानों का एक जत्था बनाया जाता है जिसकी स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक इलाके में हुआ? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन डी सही है, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र के आसपास होता है। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी का विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास क्षेत्र को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल पड़ा और अन्नभाव के कारण इन्होंने अमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। वगैरह का विद्रोह कहाँ हुआ? सूरत में हुआ, पूना में हुआ, कालीकट में हुआ, बड़ौदा में हुआ। तो वगैरह का विद्रोह बड़ौदा में होता, ऑप्शन डी सही है। वगैरह का विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। वगैरह विद्रोह बड़ौदा में होता है। बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से वगैरह अधिक एक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप वगैरह के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 ईस्वी में मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन है? मानव बलि प्रथा का जब अंग्रेजों ने निषेध कर दिया तो कुकी जनजाति, खोंड जनजाति, उरांव जनजाति, नायका जनजाति। ऑप्शन बी सही है। आइए सुन लेते हैं क्या सॉल्यूशन है। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैली पहाड़ी में रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वे स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र फैल कर रहता है, कौन स्वतंत्र नहीं रहना चाहेगा। इन्होंने 1837 से लेकर 56 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम कर चक्र बिसोई ने किया। इसका विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा नवाब मिल मिर्हा को प्रतिबंध करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा करों का करारोपण, अनेक क्षेत्रों में जमींदार साहूकार से प्रवेश से संबंधित है, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब होता है? ऑप्शन ए 1807-8 में, 1820 ईस्वी में, 1858-59 में, 1889 में। देखिएगा, इस घटना चक्र ने किसी को आंसर सही नहीं माना है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं होता है। छोटा नागपुर जनजाति के ने फिर भी इस क्षेत्र में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला, जिसे बीपीएससी से क्वेश्चन पूछता अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें से जैसे हम देखेंगे कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह 1831 से 32 के आसपास होता है, इसको याद रखेंगे। संथाल विद्रोह 1855 और 56 के बीच, और मुंडा विद्रोह 1899। मुंडा विद्रोह से बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछा है, बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया। बिरसा मुंडा के गुरु कौन है? मंगल पांडे कौन है? तो इसको याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह बहुत बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। विद्रोह क्वेश्चन दिया है, आंदोलन क्वेश्चन दिया है, चैप्टर दिया है बीपीएससी, तो आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा। अभी और बहुत इंटरेस्ट होगा जब असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी नवज्ञ आंदोलन पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप लोग बने रहिए। वीडियो को अगर पसंद आता तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन ए कैप्टन नेक फेविलो, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बारो, कर्नल हाइट। ऑप्शन सी है मेजर बारो। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हरा दिया। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुकों में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण कर दिए, जिसका नेतृत्व सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, ये सारे चारों भाई हैं, ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बोरो, याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का जो अंग्रेज का जो नेता हो गए, नेतृत्व करने वाले कौन है? मेजर बोरो। सेना भेजी जिसे
पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया। संथाल जैसे लोग अंग्रेजों को हरा रहे, छिप छिप कर युद्ध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और भैरू, अभी ऊपर में पढ़े थे, दो भाई थे, ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुंडाओं कब कहता है? तभी मुंडा का विद्रोह 1900 के आसपास है। तो ऑप्शन डी 1895 सही है। 1895 से 1900 के बीच। देखिएगा, मुंडा आदिवासी हैं। 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह कहते हैं। मुंडा जाति सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदार, ठेकेदार और बनियों सूदखोरों ने खेती की परंपरा पर हमला बोला, खेती करने से मनाही कर दी। मुंडा सरदार 30 वर्षों तक सामूहिक खेती में लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया गया। इस विकल्प, अच्छा, ऑप्शन में 1895 दिया गया। 1895 से 1900 के बीच। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? देखिए, उलगुलान विद्रोह संथाल विद्रोह से, कच्छ नागा से, केरल से। तो बिरसा मुंडा को उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया बीपीएससी ने? मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों ने पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खूंटी कट्टी या मुंडारी का जमींदारी व्यक्ति के भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया। याद रखेंगे, मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के आसपास लड़ा है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची तक था। देखिएगा, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का भी विद्रोह करते हैं। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। बूढ़ा भगत ये नहीं होगा, सिद्धू ये भी नहीं होगा। तो 1899 से 1900 के बीच मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों के द्वारा विद्रोह होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मुंडा विद्रोह। ऑप्शन सी सही है, बिरसा मुंडा किस के पक्ष में थे? झारखंड किस क्षेत्र से थे? छत्तीसगढ़, उत्तरांचल। तो झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1831 के बुद्धो भगत विद्रोह से। बुद्धो भगत का नेतृत्व कोल विद्रोह किस क्षेत्र से था? कच्छ से। गुजरात में तो कोल नहीं जाएगा। सिंहभूम ये भी नहीं होगा। पश्चिमी सिंहभूम, हाँ बिल्कुल, ये सिंहभूम झारखंड का जिला है, वहीं पे जाएंगे। पश्चिमी घाट नहीं होगा, सतारा भी नहीं होगा। देखेंगे, सॉल्यूशन देता है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम क्षेत्र में होता है। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था, इकोनॉमिक था और पॉलिटिकल था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इस क्षेत्र के जमींदारों द्वारा भूमि कर अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1858 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हौज विद्रोह हुआ। ऑप्शन ए 1620 से 21, ऑप्शन बी 1720 से 21, 1820 से 21, 1920 से 21। तो हौज का विद्रोह 1820 और 21 में हुआ, जिसका केंद्र संथाल परगना का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आदिवासी और अंग्रेज, बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। तब बिहार और झारखंड एक साथ था, तब बिहार मान सकते हैं, लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन ई दिया है, क्योंकि बिहार से अब झारखंड अलग हो गया है आदिवासियों ने। तो क्या देखें सॉल्यूशन, छोटा नागपुर में हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820-22 के साथ तथा 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं की चुनौती दी इस क्षेत्र में। इस कारण 1837 ईस्वी में एक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफत बगावत नहीं की? विजयनगर के राजा, हैदराबाद के निज़ाम, तमिलनाडु के पोलीगार्ड, तरावनकोर के दीवान। तो ऑप्शन बी सही, हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। देखिएगा, हैदराबाद के निज़ाम को छोड़कर उपर्युक्त सभी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ किया। अब देखिए, आनंद मठ किसने लिखा? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। तो यह कहता है किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानायक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम जो गीत है आनंद मठ से ही लिया गया है,
पूछेगा कि वंदे मातरम के गीत कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ के पुस्तक से लिया गया। कहता है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। आपको हम बता दें अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति अट्रैक्टिव पॉलिसी अपनाया लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी सही है। लॉर्ड मेयो के बारे में याद रखें, इसकी जो मृत्यु होती है भारत में हो जाती है, कोई इस पर अटैक कर देते हैं। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमण कहता है आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय अंगल अफगान युद्ध शुरू होता है। 1869 में गंडमक की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1858 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करता है, लाता है कौन, लॉर्ड लिटन लाते हैं। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है कि भारत का उद्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, ऑप्शन ए सही है। 80 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू कराया था, ऑप्शन ए जमींदारों का जमीन के अधिकार ना रहना, जमींदार के लिए जमीन पर परंपरागत अधिकार, या भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम गुजरात, मद्रास, बम्बई या उड़ीसा। तो ऑप्शन बी सही है, रैयतवारी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया। रैयतवारी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई के प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई। टॉमस मुनरो याद रखिएगा रैयत व्यवहारी व्यवस्था से संबंधित है। डैश में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम किया गया 1885 में, 1886 में, 1889 में या 1900 में। तो ऑप्शन ए सही है, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्य प्रकाश की रचना किसने की, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन डी सही है, सत्य प्रकाश जो है इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। राजा राम मोहन राय कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना की है, कुव्वतुल इस्लाम ने। आप बताइए कमेंट में राजा राम मोहन राय कौन सा पत्रिका निकाला है। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन, एक और हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। स्वामी विवेकानंद ने कौन सी समाज की स्थापना की, बताइए कमेंट में। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की रियासत का निवासी ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा के स्वामी विरजानंद से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने खंडनी पताका लड़ाई। 1875 में उन्होंने बम्बई आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। उनके विचार प्रसिद्धि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी रचना है पाखंड। देखिएगा विवेकानंद का पाखंड, फिर कहता खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ का तथा वल्लभाचार्य। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र घोष। इसकी स्थापना की शिशिर कुमार घोष, शिशिर। तो देखिएगा ऑप्शन सी या डी में होगा एन बनर्जी या शिशिर कुमार घोष। तो ऑप्शन डी है, अमृत बाजार की पत्रिका की स्थापना जो किए हैं ऑप्शन डी सही था, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो उदारवादी से कौन थे, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, फ्री इंडिया। तो लीडर थे उदारवादियों की नीति से फ्री प्रेस जनरल, न्यू एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसे महात्मा गांधी निकालते थे, प्रकाशित करते थे। लीडर एक पत्र के जो संपादक है मदन मोहन मालवीय है। मदन मोहन मालवीय उदारवादी दल के नेता थे, इसके माध्यम से उदारवादियों की नीति पर प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय जनजातियाँ,
उच्च जातियाँ या निर्धारण उदार रजवाड़े। तो क्या होगा 86 का ऑप्शन सी है, 3 सही होगा, 1 2 3 बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जातियाँ और निर्धन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक पिता किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का ऑप्शन डी सही है, राजा राम मोहन राय। बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट है, अब बोलते हैं, यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। राजा राम मोहन राय, बहुत क्वेश्चन बनता है देखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता। ये क्वेश्चन पूछता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, प्रथम आधुनिक पुरुष या युग दूत कहा जाता है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। ऑप्शन ए सही होगा, आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की भी आलोचना की है और यह विचार व्यक्त किया कि हिंदू के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों में एक ब्राह्मण का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद किया। ये क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय इसकी स्थापना करते हैं। ऑप्शन में 1828 ने दिया, बीपीएससी ने 1828 को सही माना है और स्थापना भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? तो ऊपर में बताया 1828, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती और गौर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस। तो सती प्रथा से रिलेटेड विलियम बेंटिक है, तो ऑप्शन बी सही है, विलियम बेंटिक। 91 के बाद 92 नंबर देखेंगे, विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया, परंतु 1830 में से बम्बई और मद्रास में भी लागू कर देता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पांडुरंग, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1867 में इसकी स्थापना होती है। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुज़म के प्रतिनिधित्व रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी सही है, न्यू हिंदुज़म, नव हिंदूवाद स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेते हैं? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी सही होगा, इन्होंने ही भाग लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1861, 1891, 1893, 1897। तो ऑप्शन डी सही है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित तो आर्य समाज, ऑप्शन बी सही है। ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज? तो ज्योतिबा फूले होगा, ऑप्शन बी सही है। ज्योतिबा फूले 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उनका जन्म 1827 ईस्वी में माली में हुआ, माली के घर में हुआ। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन भी संचालन करते। इन्होंने अपनी एक पुस्तक गुलामगिरी 1872 में अपने संगठन सत्य शोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल देते। सत्य शोधक समाज तो ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी सही है। सत्य शोधक ज्योतिबा फूले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ब्लाटोवस्की, राजा राम मोहन राय तो ये नहीं होगा, विवेकानंद भी नहीं होगा, महात्मा गांधी भी नहीं। ऑप्शन ए सही है, कौन होगा? मैडम एचपी ब्लाटोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होंगी? तो एनी बेसेंट होगी, 1917। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही है, 1917 में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन अगर प्रथम भारतीय पूछे तो कौन होगा? सरोजनी नायडू होगा, कानपुर में अधिवेशन में अध्यक्षता करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थी 1917 में। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला तो 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू कानपुर में इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से, आंदोलन से बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से? तो ऑप्शन ए पद्मा बाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन डी सही है, नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले से रिलेटेड, उन्होंने उसी की प्रेरणा से शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, रहनुमाई माजदायन। विकल्प में से सही है,
प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, तो ऑप्शन ए में आत्माराम नहीं है, ऑप्शन बी में है, तो ये थोड़ा सा मानते हैं। फिर यंग इंडिया को महात्मा गांधी, तो यहाँ पे दिया करमचंद्र गांधी, ये भी सही हो गया। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है, लोक हितवादी किसको कहते हैं। सत्य शोधक समाज, तो ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी सही है। माजदायन, तो ये नौरोजी फुरदेन जी, ऑप्शन बी सही है। 103 का बहुत सारा, 103 का बी होगा, बी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप जो 1919 ईस्वी में हुआ था, किसानों के प्रतापगढ़ में जिले में चलाया गया, साधुओं के द्वारा, जमींदारों के गांव में निम्न जाति के विरुद्ध कदम। इसका ऑप्शन ए सही है, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में भी चलाया गया। आइए देखते हैं क्या होता है। नाई कहता है कि प्रताप जिले की एक जागीर ने नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का कार्रवाई की। कहता है झिंगुरी सिंह ने, दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल्द ही आंदोलन का एक नया चेहरा उभरा। बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उन्होंने मजबूत सुझारू बनाया गया, नेतृत्व किया गया। रामचंद्र के ब्राह्मण में परिवार के वर्ष थे। 1920 ईस्वी के मध्य वे किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवधि के किसानों को संगठन भी बनाया, उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता भी प्रदान की। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850, 1895, 1900, तो 1900 ईस्वी में सही, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों की रक्षा करना, सत्याग्रह के समाप्त करना। ऑप्शन डी सही क्या है? तो एका आंदोलन लगान का नगद परिवर्तन से संबंधित है। एका आंदोलन 1920 से 21 ईस्वी में पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायत लगने में बढ़ोतरी और समाज के रूप में लगने में बढ़ोतरी, समाज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज में वसूल करने की प्रथा को लेकर किसान 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था, इसलिए एक आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन से। तो ये याद रखिएगा, सहजानंद सरस्वती जो है बिहार के किसान आंदोलन के नेता हैं, किसान परान भी इसको कहा जाता है। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन रिपीटेड बिहार में स्वामी सहजानंद, ये ऑप्शन सी होगा, किसान आंदोलन के नेता हैं, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। देखिए जब चंपारण का विद्रोह होता है ना, तो राजेंद्र प्रसाद किसानों से जुड़ते हैं, ब्रजकिशोर सिंह भी है और महात्मा गांधी भी है, राजकुमार शुक्ला है, ये सारे नेता किसान आंदोलन से भी जुड़े हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, ऑप्शन ए ही सही है। इसी से डलहौजी ने ट्रेन को चलाया, रेलगाड़ी को चलाया। लॉरेंस और कैप्टन हॉकिंस से बताइए किसके काम में आया? तो जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस परमिशन लेने के लिए तो कि फैक्ट्री खोले कि नहीं खोले। देखिएगा इन्होंने क्या किया कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813, और ये सारी नीतियाँ इन्होंने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर देता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स ने डुअल गवर्नमेंट जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देते हैं। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल में 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वह स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और शेताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है, कंपनी के तहत दीवानी अधिकार अपने पास रखती है और निजामत के कार्यों में निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त कंपनी के पास है शक्ति तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने पर्वत समिति को लिखा, यह नाम छाया आवश्यक तथा इसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार था? पहला पेशवा बाजीराव टू या रघुजी भोसले या दौलत राव सिंधिया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं थी। पेशवा जो है, पेशवा बाजीराव दूसरा ने लॉर्ड वेलेजली की संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा होते हैं। नेक्स्ट अब देखिए कुछ संधि, मतलब सपोज सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया? बीपीएससी या यूपीएससी में भी पूछा है। हैदराबाद 1798 स्वीकार करता है, मैसूर 1799 में,
तंजौर 1799 में, अवध जो है नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बड़ार के भोंसले ने 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। विक्टोरिया को जो भारत की साम्राज्ञी नियुक्त करेंगे 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। ऑप्शन सी सही है। देखिएगा, ब्रिटिश संसद ने राज उपाधि अधिनियम पारित किया गया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड एलिटन ने 1 जनवरी 1857 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करता इस उपाधि की घोषणा करती है कैसरे हिंद की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ रहा था 1857 का। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया का व्यय किया। विशेषकर उस समय भूखे लोग मर रहे थे। श्री R.G. प्रधान के अनुसार इस राजा की उपाधि का अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय उपमान की गुप्त भावना से जनता में फैल गई। कलकत्ता में एक पत्रिका ने इसकी तुलना घटना से की जब नीरू बंसी बजा रहा था तो रोम जल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता के टीटैलेंट। तो बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता से रिलेटेड है। ऑप्शन A 114 का A होगा। ऑप्शन ई दिया, देखिए क्या कहता है, ए नहीं होगा। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता भी हैं और केटी टैलंग भी हैं, तो दोनों ने किया, तो ऑप्शन 2 है, तो एक से अधिक हो गया। इंडियन सेवक संघ, देखो 1885 से पहले का जो संघ था उसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम तो कांग्रेस का किया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल सही। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 क्या कहता है 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवाद को लेकर आंदोलन भी चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान के मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, अरविंद घोष। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व संस्था कौन सी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन। ऑप्शन डी सही है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ये कांग्रेस के पूर्व पहली संस्था थी। कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी स्थापना करते हैं 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया। आपको बता दें सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले ऐसे भारतीय नेता हैं या स्टूडेंट रहे होंगे, इन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था उसको क्लियर कर गया था, तो 1874 में इसको हटा दिया जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरा भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद हुआ था। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1876 में से पद से हटा दिया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए, राजनीतिक सुधार यानी पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो राजनीतिक सुधार करेंगे तो इसमें सुधारात्मक कदम राजा राम मोहन राय का है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष। इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष से किए गए। तो इसमें ऑप्शन 1884 नहीं दिया है, तो इसका आंसर सही होगा 1884, 83 के आसपास 84 में हुआ है। तो देखिएगा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी ने सुब्रमण्यम एवं आनंद चार्लू के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 52, 62, 72 या 82। ऑप्शन सी सही है, प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1885 होना चाहिए। किसके सहयोग से, किसकी मदद से। एओ ह्यूम की मदद से। कहाँ के थे, तो आयरलैंड के निवासी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी, एओ ह्यूम, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए सही है, एओ ह्यूम के द्वारा। देखिएगा, एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे।
ये शिमला में बस गए। 1884 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करती है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूप लेता है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 प्रांतों के सभी शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल गया, तो यह बदलकर गोकुलदास तेजपाल पाठशाला मुंबई में कर दिया गया। पुणे में होना था, मुंबई में हो गया। यह भारतीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। दादा भाई इसमें शामिल थे, दादा भाई नौरोजी शामिल थे। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कर दिया गया। किसके कहने पर? तो दादा भाई नौरोजी के स्थान करने पर संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? विलियम एडम, रास बिहारी बोस, इससे कोई लेना देना नहीं है। एओ ह्यूम। तो ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं, जनक हैं, एओ ह्यूम है। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? असैनिक सेवक या विज्ञानी। तो असैनिक सेवक जो है ऑप्शन ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। पुणे में होना था लेकिन हो गया मुंबई में, तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पुणे में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत कॉलेज पाठशाला मुंबई में होता था। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के थे, 21 मद्रास के थे, 3 सदस्य बंगाल से थे और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध से थे, 3 सदस्य पंजाब से शामिल हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। ए ह्यूम इसके सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका ऑप्शन है गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? विवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1886 के अलावा 1883 का लाहौर का अधिवेशन और 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन का भी अध्यक्षता, 3 अध्यक्षता करते हैं टोटल। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए 1922, 1924, 1928। महात्मा गांधी ने 1924 का बेलगांव कर्नाटक का एक स्थान है, वहाँ पे उसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, देखिए प्रथम भी और भारत की महिला, एन.ए. बेसेंट तो भारत की नहीं थी। सुचिता कृपलानी देख लेते हैं। सरोजनी नायडू सही है, कानपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, तो ये 27वां अधिवेशन बांकीपुर होता है, बांकीपुर पटना में। किसके द्वारा? माधुरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी लिखेंगे। 1886, 1883, 1906 का अधिवेशन करता कांग्रेस का। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही ये उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था? तो कौन कह सकते हैं? लॉर्ड डफरिन, सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन। इसकी कांग्रेस की जो आलोचना करते हैं ये सैयद अहमद कहते हैं। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। कांग्रेस दल न तो प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है, ये स्टेटमेंट कौन कह रहा है? और ये मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए मैं सहायक बनूं। मतलब कांग्रेस लड़खड़ा रही है, ये डूब रही है, जा रही है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, तो कौन है? लॉर्ड डफर है। लॉर्ड डफरिन ऑप्शन बी कहता है कि मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, कांग्रेस डूबने जा रही है। यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं सहायक बनूं। तो सी सर, ये कर्जन का, सॉरी डफरिन नहीं कहा, डफरिन नहीं क्या, ये लॉर्ड कर्जन ऐसा बोल रहे हैं कांग्रेस विनाश की ओर जा रही है, लॉर्ड कर्जन है। डफरिन जो है इसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उस टाइम में कौन थे गवर्नर? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की? तो कौन सा है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो देखिएगा इसका आंसर बी होगा, लॉर्ड लिटन के काल में अंग्रेज़ों को उपाधि खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि देने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम नरमपंथी नेता थे, तो नरमपंथी कहाँ से? शहर से होंगे, ग्रामीण लोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन कहता है उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल,
उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, ये नरमपंथी दल से रिलेटेड थे। भारत सेवक समाज, देखिए 65 में पूछा है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भगत सिंह ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, वही भारत सेवक समाज को इंग्लिश में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, कि स्थापना किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बिपिन चंद्र पाल ये भी नहीं है, महागोविंद रानडे भी नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की है। रजनी पास दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ती भी थी और सहयोगी भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह कहा है? तो समाजवाद से कौन लड़ रहा था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी। तो इन्होंने कहा है, रजनीपाल दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा है। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोगी भी करते थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो, गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए, अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश के स्वतंत्रता भी कराया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। देखिए गर्मपंथी उग्रपंथी कब आता है? 1906 के बाद, 1919 9 के बाद, 1919 के बाद। तो देखिएगा 1907 में सूरत फूट होता है, 1906 में, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन के बाद एकदम गर्मपंथी लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक कब से जाने लगे? ऑप्शन ए, वे एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए, ऐसा शिक्षक से कोई स्टेटमेंट सही नहीं। उन्होंने लोकप्रिय अखबार शुरू किया, ऐसा भी नहीं। उन्हें रेंडर केस में अभियुक्त बनाया गया, उन्होंने शिवाजी और गणपति। ऑप्शन सी इसका सही है, एक रेंडर ऑप्शन ई दिया है। तो देखिएगा बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट रेंडर की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया। तिलक को भी दोषी पाया गया, उन्हें 18 माह का भी कारावास दिया गया। जब वे बाहर आए जेल से तो राष्ट्रीय आंदोलन के नायक के रूप में उभरे और उन्होंने लोकमान्य तिलक की उपाधि भी। इस तरह एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के कारण उसको लोकमान्य तिलक के नाम से जाने गए। इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित हैं? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी तो नरम दल से हैं, गोखले भी नरम दल से हैं, बनर्जी भी। तो अरविंद घोष गरम दल से संबंधित हैं। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, यह फैक्ट है, इसको याद रखेंगे, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दल कौन है, गरम दल से कौन है? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक गरम दल, ऑप्शन ए है। दादा भाई नौरोजी नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल, रानडे नरम दल। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा से अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस के अनुमय और विनय की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराए तो हम कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ष में कांग्रेस एक बार अध्यक्षता करती थी। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने उदारवादी आंदोलन के नेता थे, जबकि रानाडे समाज सुधारक थे। कहता है कांग्रेस के नरम दल नेताओं के आंदोलन की पद्धति असहयोग, राज वामपंथी आंदोलन, अनुकूलन पर विघटन या अविधेयक। देखिए कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो आंदोलन की जो पद्धति थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता का उत्पन्न करना था। शेर पंजाब किसको कहते हैं? भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन सी लाला लाजपत राय सही होगा। शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव भारत हम आपको बताए हैं, बी.आर. सावरकर, यही सही है, ऑप्शन ए ही सही है। अभिनव भारत 1904 ईस्वी में स्थापना करते हैं, कहाँ पे स्थान? नासिक महाराष्ट्र में। और देखिएगा अभिनव भारत के अलावा उन्होंने मित्र मेला 1904 में और गुप्त सभा अभिनव भारत के भी 1904 में स्थापना करते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन ए सही है। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंक देते हैं, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और डर से खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया और उसको फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी नहीं था। द हिंदू, बंगाली, मिहिर, महर्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त हिंदू,
द महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? नहीं थी क्रांतिकारी गति। युगांतर, संध्या, गदर, यंग इंडिया। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी है, क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया के पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे, जो अहिंसक के प्रति थे। 1913 में उन्होंने सोहन भाकना में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला। कौन निकालते हैं? सोहन भाकना ने। इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पर रखा गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित हैं। नीचे दिए गए कथनों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली। देखिए द हिंदू के लेखक हैं सुब्रमण्यम, तो देखिए ऊपर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये गलत होगा। बाल गंगाधर, ये भी गलत हो गया। सुब्रमण्यम अय्यर, तो बिल्कुल ये द हिंदू का हो गया। केसरी का है बंगाली, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में बंगाली है? तो केसरी में है बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक, तो सही मानते हैं केसरी का बाल गंगाधर तिलक। बंगाली पत्रिका के लेखक कौन है? तो गंगा प्रसाद वर्मा या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बंगाली के लेखक। तो ऑप्शन को अगर आप करेंगे, छांटेंगे तो मिल जाएगा। द हिंदू का याद रखिए, सुब्रमण्यम अय्यर हैं। केसरी का बंगाल बाल गंगाधर तिलक है, और बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा है। सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं लेकर रहूंगा, ये कौन कह रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सही है। एम.के. गांधी क्या कह रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी कह रहे हैं एक बहुत बड़ा। अब बताइए कमेंट में बॉक्स में बड़ा बताइए। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा, एक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। वे इस अधिवेशन में पुनः कांग्रेस की वापसी हुई तथा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता भी होता है, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जो है ये सही है। ऑप्शन सी सही है, सॉरी। फिर क्या कहता है? भारत की जननी है, ये हम करवा चुकी है अपना, मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैडम भिकाजी गामा है, स्टुटगार्ट में इन्होंने बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? पेरिस में, लंदन में, स्टुटगार्ट में। तो स्टुटगार्ट में जर्मनी में था, उन्होंने मैडम कामा 1907 में तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? लंदन में, ये नहीं। पेरिस में भी नहीं, मॉस्को भी नहीं। स्टुटगार्ट के जर्मनी शहर में इन्होंने झंडा फहरा दिया, भारतीय जननी कहा जाता है। इंडिया हाउस की स्थापना कौन करते हैं? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, लंदन में। राम बिहारी बोस, रामचंद्र बनर्जी। इसका ऑप्शन ए है, श्यामा कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करती है। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना करती है। यहाँ से एक समाचार पत्र द सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामा जी यहाँ पेरिस से और अंततः जिनेवा चले गए। बंग भंग आंदोलन, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन भी सही हुआ, क्योंकि 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजन कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हो गया? तो 1911 ईस्वी में यह रद्द हो जाता है। कौन रद्द करते हैं? आइए, दिसंबर 1911 ईस्वी में लॉर्ड परचम और महारानी मेरी भारत आते हैं। स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया जाता है। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है 1911 में। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नया प्रांत के रूप में पुनर्गठन किया जाता है। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया जाता है 1911 ईस्वी में ही, 1911-12 में। तो देखिएगा, असम को एक नया प्रांत भी बना दिया जाता है, जैसा कि उस स्थिति 1874 में थी। सिलहट को इससे जोड़ दिया जाता है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित करने का क्या उद्देश्य था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन, ये ऑप्शन सही है, सेल्फ रूल कांग्रेस चाहता था, इसलिए स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन शुरू हो गया। कांग्रेस में विभाजन क्यों? क्योंकि कांग्रेस में एक थे नरम दल और दूसरे गरम दल। नरम दल सोच रहे थे कि किसी तरह से एकदम मनाया जाए कांग्रेस को, तो कांग्रेस के आंदोलन की नीतियों के कारण, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्य के कारण, कांग्रेस की भागीदारी पर, तो उपयुक्त में से सभी अगर मान सकते हैं तो सभी सही है इसमें सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने कहा है? रिस्ले, रॉबर्ट एलिटन, डब्ल्यू हंटर,
तो ये इसका ऑप्शन डब्ल्यू हंटर कहते हैं कि मुसलमान खुश रहे तो भारत में स्वतंत्र सत्ता का बचा होगा, यानी ज़्यादा दिन तक हम लोग सत्ते में बने रहेंगे। कौन बोल रहे हैं? अंग्रेज़ बोल रहे हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती थी? 1924 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? तो ये 1905 में होती है, 19 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और रद्द कब होता है? 1911 ईस्वी में। कर्जन वायली हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह। तो ऑप्शन ए सही है, मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया जाता है कर्नम वायली के द्वारा। कर्नम वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा को गोली मारकर हत्या कर दी थी और बॉडीगार्ड के नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब का आधार बनी? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919। तो 1919 जो होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की आधार बनता है। दोस्तों बने रहिए और 3 क्वेश्चन करने के बाद इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। उसके बाद कल दूसरा पार्ट इसी को लाएंगे, आधुनिक भारत का। क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यू लैंड फॉर ओल्ड श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ह्यूम, जी के गोखले, विजय तिलक। तो ऑप्शन ए सही है। जो न्यू लैम्प्स के रिलेटेड है ये अरविंद घोष है। सुन लीजिए क्या कह रहा है। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने एक श्रृंखला लेखकर न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड कांग्रेस की आलोचना करती है। काकोरी कांड डकैती 1925 के आसपास, 1909 के आसपास होती है। देखिएगा, क्रांतिकारियों ने फांसी की सज़ा कब देती है? तो देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को किन्हें देती है और अशफाकुल्ला को। तो यही ऑप्शन सही है। थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाम सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग से काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना गया। इसमें 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तार की गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहरी को फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद हो गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना करते हैं। देखिए क्वेश्चन भी बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना किस नेता के द्वारा किया गया? B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी सही है, भगत सिंह के द्वारा, क्योंकि वो फरार हो गए थे। काकोरी कांड के बाद पुलिस के द्वारा चलाई गई। तो HSRA। निम्नलिखित में से किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? ऑप्शन ए बिस्मिल, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी आज़ाद। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों हम लोग आज वीडियो को यहीं तक 170 नंबर क्वेश्चन तक रखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच।